फ्रंट पेज में आपका स्वागत है। मैं हूं नरेश सोनी। कहते हैं कि राजनीति में ना कोई हमेशा के लिए दोस्त होता है ना दुश्मन, और कभी सत्ता के लिए तो कभी मुद्दों के लिए अलग अलग पार्टियां कभी किसी गठबंधन को समर्थन देकर सत्ता तक लाती है तो कभी सरकार गिरा भी देती है। 2013 के सेमीफाइनल के बाद जिस तरह बीजेपी को कामयाबी मिली है, माना जा रहा है कि 2014 में एक बार फिर एनडीए को नए दोस्त मिल सकते हैं, तो वहीं यूपीए से कुछ पार्टियां दूरी भी बना सकती हैं। इन सबसे दूर तीसरे मोर्चे को लेकर हवा फिर से गर्म है। ऐसे में आइए देखते हैं 2013 के आईने से 2014 की तस्वीर कैसी दिखती है। तो समझेंगे 2014 की तस्वीर कैसे रहने वाली है। पहले जो मेहमान हैं उनका परिचय कराते हैं। जगदीश भावसार जी हमारे साथ हैं, बीजेपी से। कांग्रेस से अशोक पंजाबी जी हैं। विष्णु पंड्या जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा अशोक जी आपसे है। 2013 विधानसभा के जो नतीजे आए हैं उसके बाद ऐसा क्यों है कि आपके जो पुराने साथी थे वही आपको आंख दिखा रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि अभी जो विधानसभा के चुनाव हुए उसके जो भी नतीजे आए हैं वो नतीजे हमारे लिए सही मानों में निराशाजनक थे, और उसमें से सबक सीखकर पूरे देश में नए किस्म का एक कार्यक्रम भी प्रारंभ हुआ है। और इतना मैं आपको साफ कर दूं कि जिन विधानसभाओं के चुनाव हुए उसमें कुल मिलाकर 72 लोकसभा की सीटें थी, और उसे तो मीडिया ने कहा है कि ये सेमीफाइनल, लेकिन हम ऐसा नहीं मानते हैं। लेकिन आपके जो घटक दल के जो साथी हैं वो मान रहे हैं। शरद पवार आपके पुराने साथी हैं, जिंदगी उन्होंने कांग्रेस में बिताई, बाद में एनसीपी बनाई, आज वो कह रहे हैं कि नेतृत्व ही कमजोर है। शरद पवार पहले भी ऐसे झटके दे चुके हैं। देखिए, शरद पवार जी एक अलग दल चला रहे हैं, नेशनल पार्टी चला रहे हैं। आपके पुराने साथी तो हैं लेकिन, और वो आज कह रहे हैं कि नेतृत्व कमजोर है। देखिए, पुराने साथी हैं, बिल्कुल हैं, और अभी भी साथी हैं और आगे भी साथी रहेंगे। ऐसा कई बार भूतकाल में भी हो चुका है, लेकिन फिर भी हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि एक अलग राजनीतिक दल के वो नेता हैं, उन्हें अपने दल को भी संभालना है और उनके अपने भी खुद के विचार हो सकते हैं। उन्होंने जो भी कुछ कहा वो उनके विचार हैं, कोई घटक यूपीए के विचार नहीं थे। एक एनसीपी के नेता के रूप में उन्होंने कहा है। इन्हें हम कोई गंभीरता से नहीं लेते हैं। आप उनको गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। डीएमके ने कह दिया कि हम कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे, उनको तो गंभीरता से लेंगे? नहीं, डीएमके का कहना स्वाभाविक था, क्योंकि हम सब जानते हैं कि यूपीए में एक मजबूत घटक होने के बावजूद भी जब 2G स्पेक्ट्रम में उनकी जो पुत्री थी उनका नाम आया तो सरकार टूट जाए, यूपीए की सरकार का पतन हो जाए, जिस खतरे के बावजूद भी सीबीआई की इंक्वायरी उनके सामने की गई, उन्हें जेल में जाना पड़ा। और उसकी वजह से ये तो मैं ये कहूंगा कि उन्होंने देर से सोचा है। अनुमान तो था कि शायद पहले ही से विचार। यहाँ पर मायावती भी कह रही है कि कांग्रेस की इतनी बुरी हार का पहले से पता होता तो रणनीति बदल देते, और महंगाई की वजह से जनता ने कांग्रेस को बुरी तरह से नकार दिया है। मायावती कह रही हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी की भी सुन लीजिए, वो कह रही है केंद्र में बैठी सरकार के कारण राज्यों में हारी कांग्रेस, महंगाई और भ्रष्टाचार केंद्र की पहचान बन गई है। यानी आपके जितने भी इंपॉर्टेंट साथी है सब आपको आंखें दिखा रहे हैं। नहीं, देखिए, मायावती जी और मुलायम जी, उनकी अपनी एक मजबूरी है, उनकी अपने राज्य की अपनी राजनीति को ध्यान में रखकर वो आगे बढ़ते हैं। और मायावती तो स्वयं गए चुनाव में पराजय हो चुका है उनका, और उनका जो भी कुछ कहना है उनके अपने संदर्भ में कहना है, उसके बारे में मुझे कोई टिप्पणी नहीं करना है। लेकिन हकीकत तो ये है कि चुनाव में ये सही बात है कि पराजय हुई है, लेकिन ये पराजय भूतकाल में भी कई बार हो चुकी है। और स्वयं भारतीय जनता पार्टी जो इस समय दावा कर रही है आगे बढ़ने का, ठीक बात है, आगे समय बताएगा। लेकिन इसी पार्टी की भी परिस्थिति ऐसी थी कि 2 से ज़्यादा लोकसभा में नहीं आए थे उनके चुने हुए प्रतिनिधि। तो ये कोई बहुत बड़ा मापदंड या क्राइटेरिया नहीं है। हम पूरी ताकत से आने वाले चुनाव के अंदर पूरी तैयारी से लड़ रहे हैं। आने वाली 16 और 17 तारीख को विस्तृत पैमाने पर दिल्ली में हमारी मीटिंगें हैं, जिसमें बहुत ही महत्व के निर्णय लिए जाएंगे। जगदीश जी, सवाल मेरा आपसे है, 98 में जब एनडीए बना 13 आपके साथी थे, घटकर 3 पर आ गए हैं। आपको लगता है कि फिर से जो आंकड़ा है ये सुधर सकता है कुछ? देखिए, देश में 1989 के अंदर से लेकर 2004 का लोकसभा का चुनाव, ये चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने देश में 315 स्थान पर अपने कमल को खिला है। तो हमें तो जैसे 4 राज्यों के नतीजे आए
और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार को पूरे देश के अंदर रिस्पॉन्स मिल रहा है, आम जनता उनको सुनने के लिए जिस तरह जुटती है, तो हमको तो ऐसा दिखाई भी दे रहा है कि हम कंफर्टेबल मेजोरिटी लोकसभा के अंदर नरेंद्र मोदी को पीएम पद के उम्मीदवार घोषित करने के बाद प्राप्त कर सकेंगे। विष्णु जी, आपसे मैं समझना चाहूंगा, बार बार हम सुनते हैं मोदी लहर, बीजेपी खूब कहती है मोदी लहर, आपसे समझना चाहेंगे कि ये मोदी लहर है या कांग्रेस के अगेंस्ट एक लोगों का आक्रोश है, कैसे समझा जाए इसको? मेरे अंदाज से दोनों बातें हैं। कांग्रेस के खिलाफ जो प्रोटेस्ट वोट है वो पूरे देश में एक सामान्य आदमी के दिल में समा गया है। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के पास जो सबल नेतृत्व था, उनमें से उन्होंने नरेंद्र मोदी को चुन लिया और नरेंद्र मोदी आज सारी प्रजा की परेशानियों की आवाज़ बने हैं। वो महंगाई की बात करते हैं, आतंकवाद की बात करते हैं, नेतृत्व की बात करते हैं और पूरे देश में घूमना शुरू हो गया है। तो इस प्रकार नरेंद्र वेव मान लीजिए कि है, उसके साथ साथ पूरी प्रजा का जो प्रोटेस्ट वोट है वो भी देखना पड़ेगा, क्योंकि इस बार का चुनाव पुराने 1950 से अभी तक के जितने चुनाव हुए उससे सबसे अलग है, निर्णायक है। ये इसमें 3-4 बातें एक दूसरे से मिल जाती है। ये विचारधारा की लड़ाई होगी, ये जयराम रमेश ने ठीक ही कहा कि भाई ये तो दोनों की विचारधारा की लड़ाई होगी, नेतृत्व की लड़ाई होगी। और तीसरी बात कि इस देश की जो लोकतंत्र की जो नींव है वो जो हिल मिल गई है, वो जिसके कारण आज प्रश्न हो सकता है कि भाई किस प्रकार हम आगे चलेंगे, इस प्रकार का नेतृत्व कैसे चलेगा। आपने अलग अलग पार्टियों का नाम लिया, स्वयं कांग्रेस में लोग अब उकसा गए हैं। मणिशंकर अय्यर ने कहा कि ये नेतृत्व नाकामयाब है कांग्रेस का। तो ये सभी बातें मिलकर किसी न किसी प्रकार एक नया सिनारियो हो रहा है। अब ये नया सिनारियो कैसा है, कांग्रेस कितनी कमजोरी दिखाती है, कांग्रेस कितनी मजबूती दिखाती है, बीजेपी कितनी मजबूती दिखाती है, नरेंद्र मोदी का नेतृत्व कितना सफल होता है, इस तीनों पर आधार रहेगा। मुसीबत यही है कि ये इसको एक शायरी अभी अभी हमने सुनी थी, वो चुनाव के पहले और चुनाव के बाद ये दोनों सिनारियो अलग होंगे। किसी ने कहा था कि उम्र भर में 2 ही घड़ियां हम पे गुजरी है कठिन, एक आपके आने से पहले और एक आपके जाने के बाद। तो ये आपके चुनाव के आने से पहले और चुनाव जाने के बाद जितना सिनारियो अलग होगा, एक बड़ा आश्चर्य और तो होगा। इसमें से कोई एक निश्चित हम परिणाम भाषित नहीं कर सकते। जगदीश जी, आपसे जानना चाहूंगा कि आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि 2013 में जो कामयाबी आपको मिली वो रिपीट होगी 2014 में? देखिए, राजस्थान एक बात मोदी वेव के अलग मैं आपसे जवाब चाहूंगा, क्योंकि जो विधानसभा चुनाव थे वो वहां के स्टेट के मुद्दे थे। अब जब जनता लोकसभा चुनाव में जब वोट डालने जाएगी तो कुछ और चीजें भी देखेंगी। देखिए सोनी जी, मैं पूरा आपको आकलन बताता हूँ। ये जो चुनाव जो इस बार राजस्थान, मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, दिल्ली और मिजोरम के अंदर कांग्रेस पार्टी ने रिपीट किया, लेकिन चारों राज्य के अंदर जो चुनाव है वो 1-2 महीने का वहाँ जो कुछ मुद्दे खड़े हुए उसका परिणाम या इसका नतीजा नहीं था। वहाँ पर जैसे वसुंधरा जी ने राजस्थान में अपनी यात्रा निकाली, जैसे गहलोत जी ने भी निकाली, छत्तीसगढ़ ने रमन सिंह ने अपनी यात्रा अपनी बात करने को निकाली थी, वहाँ मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह ने निकाली थी, और पूरे देश के अंदर रामदेव जी, अन्ना जी, सब लोगों ने जो महंगाई और करप्शन के खिलाफ जो मामले खड़े किए थे, विगत 2 साल के अंदर जितने बड़े स्कैम प्रजा के सामने आए थे, तो इसी सभी बाबतों को लेकर और भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार का नाम नरेंद्र मोदी के जिम्मेवारी उनको दी और उनका जो दौरा सब जगह हुआ, तो एक माहौल एक खड़ा हो गया। और जैसे अशोक भाई ने बताया कि 72 सीटें, लेकिन मैं उनको बताना चाहूँगा कि ये 4 स्टेट की 72 सीट तो है ही, इसके अलावा गुजरात जहाँ पर 26 सीट है, इसकी असर जो होगी महाराष्ट्र के अंदर भी पूरी तरह से होगी, गोवा के अंदर भी पूरी तरह से होगी, तो इसको मिला के करीबन 150 के आसपास सीटें होती है, तो इस पर तो रहेगा। जहां तक बात रही उत्तर प्रदेश की, तो 80 सीटें। राजनाथ सिंह जी कह रहे हैं कि 272 का आंकड़ा हम अकेले पालेंगे।
मैंने आगे भी बताया कि हम 315 पे तो 1989 से लेके 2004 तक कोई न कोई बार एक बार तो जीते ही हुए। और विगत दिनों के अंदर वर्षों पहले जब राजीव गांधी चुनाव के मैदान में आए थे, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की डेथ हो गई, तो 400 सीटें कांग्रेस पार्टी ने पाई थी। वो एक सिंपैथी कांग्रेस की। तो इस बार जो है वो परिवर्तन की लहर है और मोदी का नेतृत्व उनको मिल रहा है। उन्होंने गुजरात के अंदर बताया करके गुजरात के अंदर पूरी दुनिया को आने के लिए मजबूर किया है। देश के केंद्र की सरकार को भी अवार्ड देने के लिए मजबूर किया है। तो मैं जो आंकड़े की बात बता रहा था, तो 80 सीट जो उत्तर प्रदेश की है, आपने देखा होगा कल वाराणसी के अंदर भी कितनी बड़ी भीड़ उनके लिए उमटी थी। उसके पहले भी सब सभाओं के अंदर भीड़ उमटी रही है। बिहार की सीट की बात करें तो 48 सीट बिहार की है। तो इन दोनों स्टेट की सीटें मिला के 128 सीट होती है। तो हमको ऐसा लिखता है कि ये 150 128 इसमें तो अच्छी तरह से भारतीय जनता पार्टी, आपने हरियाणा के अंदर देखा तो हरियाणा के अंदर भी माहौल ऐसा ही है। तो ये सब बात को मिला के हम 272 तक पहुंचेंगे, ऐसा हमको विश्वास है। चलिए अशोक जी, आप बताइए, अगर बीजेपी को 272 मिल जाएगी तो आपको कितनी मिलेगी? कुछ बचेगी? देखिए, ऐसा है कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। नहीं कोई भी बात देखो तर्क के साथ होती है। तर्क ऐसी बात रख के अशोक भाई पूरी ये चर्चा को आप अलग राह पर नहीं ले जा सकते। आप बताइए उत्तर प्रदेश के अंदर 80 सीट के अंदर आपकी स्थिति क्या है? 48 सीट के अंदर बिहार के अंदर आपकी स्थिति क्या है? चलो राजस्थान के अंदर आप सत्ता में से 21 सीट पर आ गए। मध्य प्रदेश में भी आपकी सीटें जो थी उससे घटी। तो कोई बात जो होती है वो तर्क के साथ बात होती है। ये किसकी हमने ऐसा नहीं है कि राजीव गांधी को नहीं मिली थी, राजीव गांधी को मिली थी, 400 सीटें मिली थी। तो हम इस परिस्थिति में जब देश को आपने डुबो दिया है, देश की जनता का विश्वास खो चुके आप, देश की जनता का जो आत्मसम्मान था वो भी चला गया, तो हम क्यों नहीं 272 तक पहुंचेंगे? हमको विश्वास है, हमारा लीडर मजबूत है, हमारे लीडर के अंदर सबको विश्वास है। तो अब ऐसी बात करके पूरी चर्चा का जो लेवल है वो नीचे नहीं ला सकते। आप बहुत ही संभल के और कंजूसी से बोल रहे हैं। 272 नहीं, आपको 372 कहना चाहिए। नहीं, हमने बताया 315 तक हम जीते हैं एक बार। सपनों में रहने का आपको पूरा अधिकार है, और अगर आप ये कहते हैं कि हम बनाएंगे तो बनाइए, समय आपको बताएगा, क्योंकि ये भारत की जनता सब समझती है, सब जानती है। मेरा भी सवाल ये है कि अभी जो चुनाव हो गए उसमें आप मोदी वेव की बात करते हैं। कहाँ मोदी वेव छत्तीसगढ़ में चले गई, कहाँ मिजोरम में चले गई, कहाँ मध्य प्रदेश में चले गई, कहाँ दिल्ली में चले गई। दिल्ली में तो दावा ये करते थे कि नहीं नहीं जी, वहाँ तो हम अकेले बहुमत बनाएंगे, और 10-10 12 मैं तो खुद कह रहा हूँ, हमने तो स्वीकार किया कि 60 सीट 70 में से हुई। हमने तो स्वीकार किया, सफाया हो गया। हमने तो स्वीकार किया कि निराशाजनक परिणाम है, इसमें से हम सीखेंगे। आपका तो लेकिन हो गया भाई साहब, आप जो है सपनों में रहना बंद कर दो। दिल्ली में सफा हो गया, मध्य प्रदेश में आप नीचे आ गए। अब ख्वाबों की दुनिया में रहना बंद कर दीजिए आप। दिखाई दे रहा है। नहीं, लेकिन अशोक जी इस बात का जवाब तो आपको खोजना होगा ना कि इतना कम वक्त बचा है, जब इन 4 राज्यों में करारी हार हुई है। ये खुद आपके आला कमान ने भी माना है कि वाकई एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था कि इतनी बुरी हार होगी। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये चीज दोहराई नहीं जाएगी अगले कुछ महीनों में, कैसे आप इसको अवॉइड करेंगे? देखिए, मैं यही याद दिलाना चाहता था कि देश की जनता सब समझती है, सब जानती है। इसके 1 साल पहले जब 3 भारतीय जनता पार्टी द्वारा संचालित राज्यों को कांग्रेस को मिले थे, कर्नाटक है, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, तीनों में बीजेपी का शासन था, तीनों में कांग्रेस का शासन भी आया। तो अलग अलग राज्यों की परिस्थिति अलग अलग होती है, और हम ऐसा मानते हैं कि भारत राष्ट्र इस समय दोराहे पर खड़ा है। एक संक्रमण काल से राष्ट्र और सत्ता दोनों गुजर रही है। सरकार तो आप ही की है, लेकिन ऐसे समय पर जब लोकसभा का चुनाव आएगा और पूरे देश को चलाने की बात आएगी, तब ऐसी परिस्थिति में क्या आप ये मान रहे हैं कि कांग्रेस ने भारत को दोराहे पे खड़ा कर दिया है? नहीं जी, कांग्रेस ने राष्ट्र को दोराहे पे खड़ा नहीं किया। और आप मान रहे हैं कि देश दोराहे पे आके खड़ा हो गया? नहीं, ये व्यवस्था जो हमारे देश की है, ये भी आप ही ने बनाई है 10 साल से। नहीं, ये सबसे मिलकर बनती है व्यवस्था। आप देखिए कि गठबंधनों की सरकार आने के बाद कोई भी एक दल अपने तमाम प्रकार के कार्यक्रमों का अमल करना बड़ा मुश्किल होता है, और अलग अलग राज्यों में अलग अलग सरकारों होने की वजह से लेकिन कोई भी केंद्र का कानून, कांग्रेस ने तो हर वो बिल जो लाना चाहती थी वो लेके आई है। बिल्कुल बिल्कुल, वो अच्छे बिल लाई है। कभी किसी मुद्दे पर टीएमसी अलग हो गई, कभी कोई अलग हो गया, डीएमके अलग है, लेकिन आप तो अपने एजेंडे को कंटिन्यू रख रहे हैं। नहीं, देखिए, तो आपके सामने तो दिक्कत नहीं दिख रही मुझे। नहीं, बिल्कुल, बहुत सी ऐसी परिस्थितियां आपको बचाने के लिए कभी मुलायम सिंह आ जाते हैं, कभी मायावती आ जाती हैं, आप बचे रहते हैं। भाई कई बार तो ये बीजेपी वाले भी आ गए हैं साथ में।
हाँ, ये तो लोकपाल के तो बिल फिर में सब साथ में थे। आपके सामने नहीं, तो जो ये संकट नहीं है कि सब साथ में हैं और क्योंकि एक देखिए, अकेला बहुमत नहीं है इसलिए काम नहीं हो रहा है। जो प्रजालक्षी बिल होते हैं उनको सभी साथ देते हैं, और कांग्रेस हमेशा कॉमन मैन और प्रजालक्षी बिलों को लेकर आई है। बिल्कुल। एक बड़ा सवाल ये है कि 2013 में जो हुआ, क्या ये रिपीट होगा 2014 में? ऐसा क्यों लग रहा है और क्यों नहीं होगा? इन दोनों संभावनाओं पर हम बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। तेज गति से बदल रही है हमारी दुनिया और साथ ही बदल रहे हैं कई तरह के गैजेट्स। इन सभी गैजेट्स और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से जुड़ा है हमारा आने वाला कल। अगर आप भी गैजेट्स और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की सही जानकारी चाहते हैं तो देखिए गैजेट्स दुनिया, हर शनिवार शाम 7:30 बजे और रविवार सुबह 11:30 बजे, सिर्फ जानो दुनिया पर। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। आज फ्रंट पेज में हम बात कर रहे हैं कि 2013 के विधानसभा चुनाव में जो नतीजे आए हैं, क्या वो रिपीट 2014 में होने वाले हैं? क्या जनता उसी तरह से वोट देने वाली है? इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। विष्णु जी, आप इस सवाल का जवाब दीजिए। 2013 क्या एक सेमीफाइनल था? क्या एक फिल्म का ट्रेलर था? 2014 में क्या रिपीट होगा, या आपको लगता है जनता जब लोकसभा चुनाव में वोट देने जाएगी तो अलग तरह से वोट देगी? नहीं, ये चुनाव बेशक एक संकेत अवश्य थे। हम उनको ट्रेलर या रिहर्सल ना कहें, फिर भी उनमें से किसी न किसी प्रकार का जो प्रोटेस्ट था, दिल्ली में भी था। अब मुंगेरी लाल के हसीन सपने वाली बात आई तो मुझे ये कहना चाहिए कि हमारा पूरा देश, सारा आम आदमी जो है, केजरीवाल वाला नहीं, सभी आम आदमी और सभी मुंगेरी लाल है, उनको सपने की अधिकार है। और उनका सपना बेचारे का छोटा सा है, खाना पीना और रहना। अब इस आधार पर इस बार चुनाव होगी तो 2013 के चुनाव में कुछ मात्रा में ये हो सकता है। ये पूरा देश की बात होगी तो पूरे देश का सिनारियो, ये चुनाव 200 से ज़्यादा सीटें किसको मिलेगी, क्या मिलेगी, ये बात की बात होगी। लेकिन पहले लोग क्या चाहेंगे? अब लोग ये निर्बल नेतृत्व चाहेंगे? नहीं चाहेंगे। हो सकता है कि नहीं चाहेंगे। सामान्य आम आदमी कहता है कि ये नेतृत्व, इसकी लड़ाई, जो जिस प्रकार का नेतृत्व इस देश में इस बार है, जो कोई एक छोटी सी बात पर भी पूरा निर्णय नहीं ले सकता। अब देवयानी का मामला लीजिए, या फिर पाकिस्तान के साथ फ्रंट जो लड़ाई हुई, इसका मामला ले लीजिए, महंगाई का मामला ले लीजिए। अब इतनी बड़ी, आप एक तरफ कहते हैं कि महंगाई में ये बहुत बड़ा प्रश्न है, दूसरी ओर चारों तरफ गोडाउन में हमारा अनाज सड़ रहा है। तो ये देश की कोई जिम्मेवारी है या नहीं है? तो नेतृत्व की जिम्मेवारी से भाग रही है, तो ये भाग रहने वाला नेतृत्व कैसे पसंद होगा? जी जी। तो लोग बार बार सोचेंगे और बाद में तय करेंगे, और बाद में जो बात आएगी वो गठबंधन वाली बात आएगी। जी जी। केवल कोई एक पार्टी सरकार बना सकती है, ये मैं नहीं मानता। ये संभव नहीं है इस देश में। उसको गठबंधन तो करना ही पड़ेगा। मान लो कि नरेंद्र वेव चला और बाद में उन्होंने ये जो तय किया कि भाई हम पूरी पार्टी बहुमत साबित कर लेगी, तो एक बिल्कुल अलग प्रकार का नक्शा होगा। लेकिन इसकी संभावना कम है। गठबंधन तो करना पड़ेगा, गठबंधन करना पड़ेगा। और वैसे अगर पिछले कुछ आंकड़ों पर नजर डालें, जैसे कि 2003 में इन्हीं 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए थे और 2004 में फिर लोकसभा चुनाव हुए। इसके अलावा 2008 में भी इन 4 राज्यों ने विधानसभा चुनाव देखा और 6 महीने के अंदर फिर लोकसभा चुनाव हुए। और लगभग वही पैटर्न हमने देखा। जिन पार्टियों को सक्सेस मिली, जिस कांग्रेस को सक्सेस मिली 2003 और 2008 के विधानसभा चुनाव में, और 2004 में फिर, और 2009 में लोकसभा चुनाव में भी वही सक्सेस मिली। अशोक जी, आप ये बताइए, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि इस बार जनता जब वोट देने जाएगी तो 2013 में जिन मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट दिया, 2014 में उन मुद्दों को नहीं देगी? पैटर्न वही सेम नहीं रहेगा। कांग्रेस अगर अभी हारी है तो 2014 में नहीं हारेगी। आपको मैंने पिछले 2 बार का आंकड़े बताए जो ये बताते हैं कि जनता रिपीट कर रही है वही बात। देखिए, आपने अभी जो बात कही उसके संदर्भ में मैं इतना इसके अंदर जोड़ना चाहूँगा
कि राजस्थान, दिल्ली और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनाव में फिर कहूँगा, ये कोई बहुत बड़ा कोई संकेत या बहुत बड़ा सेमीफाइनल ऐसा हम नहीं मानते हैं। निश्चित रूप से क्या ये बात इसलिए कह रहे हैं कि उन जगह पर हार हुई है? नहीं, हार तो देखिए, मेरी बात सुनिए, हार तो अगर कर्नाटक जीतते तो आप शायद ये नहीं कहते कि रिपीट नहीं होगा, क्योंकि मैं आपको बकायदा आंकड़े बता रहा हूं कि 2003 में और 2008 में जो विधानसभा इन्हीं 4 राज्यों में हुए और वही नतीजे रिपीट हुए हैं। लोकसभा चुनाव में वही चीज देखने को मिली है। जनता का मूड इतने कम वक्त में बदला नहीं है। देखिए, राजस्थान में तो हर 5 साल के बाद परिवर्तन आता है, हर कोई जानता है और हर कोई वो समझता अलग है। मुद्दा है, वो अलग बात पे आप नहीं, जा रहे हैं। और दिल्ली के अंदर आप देख रहे हैं कि दिल्ली में भी अलग परिस्थिति हुई। जैसा चाहा था वैसा बीजेपी को भी वहां पर वो नहीं मिल पाया। मध्य प्रदेश में भी जो चाहा था उसके हिसाब से परिणाम नहीं आया। अरे क्या छत्तीसगढ़ के अंदर भी आप देखेंगे कि वोट परसेंटेज तो जो आप 2014 के लोकसभा में चाह रहे हैं, इस बार उसका परिणाम आ जाएगा जो चाहेंगे? नहीं, लोकसभा के चुनाव में जनता के समक्ष जो मुद्दे और समस्याएं, जो प्रश्न होते हैं, वो बिल्कुल गुणात्मक रूप से विपरीत होते हैं। राज्यों के चुनाव, आपके राहुल गांधी बार बार कहते हैं हम जनता का मूड नहीं समझ पाए। नहीं देखिए, राजस्थान में और दिल्ली में बिल्कुल निश्चित रूप से नहीं समझ पाए, बिल्कुल सही बात है। देश का मूड समझ जाएंगे। जहां तक लोकसभा का चुनाव है, अभी आप देखिए, जैसे फूड सिक्योरिटी बिल है, अभी एंटी कम्युनल बिल आ रहा ये है। सारे बिल लाने के बाद भी फूड सिक्योरिटी, लैंड सिक्योरिटी जनता ने नकार दिया। नहीं, जनता ने नहीं नकारा है। देखिए, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, ये राज्यों के जो चुनाव हुए, इस राज्यों के चुनाव में ये परिणाम लगभग आने थे, लेकिन पूरे देश में जब इसका परिणाम आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये बिल का असर, जैसे फूड सिक्योरिटी बिल का असर तो अभी धीरे धीरे आम लोगों तक पहुंचना शुरू होगा। लेकिन हम ऐसा मानते हैं कि लोकसभा के चुनाव एक जनरल चुनाव होंगे और ये एक प्रकार का इम्तिहान होगा हमारी व्यवस्था का और हमारे तमाम राजनीतिक दलों का। और ऐसी परिस्थिति में कांग्रेस एक सबसे पुरानी नेशनल राजनीतिक दल होने के नाते, एक लंबी परंपरा और नियमों के साथ में चलने होने के नाते देश की जनता समझती है कि अगर दिल्ली के लिए किसी को बिठाना है तो कांग्रेस ही शासन चला सकती है पूरे देश में। ये समझकर जनता निश्चित रूप से अपना जो भी कुछ अपना, मतलब वही जनता ये मानती है कि 4 राज्यों से कांग्रेस को हटाओ, लेकिन जो दिल्ली की मेन जो केंद्र की सरकार है वहां कांग्रेस को बैठाओ। ये बड़ा ही विरोधाभास है इन दोनों बातों में। नहीं, विरोधाभास नहीं, मैं आपको पहले कह रहा हूं कि देखिए, दिल्ली में 15 साल से शीला दीक्षित जी शासन चला रही थी। राजस्थान के अंदर हमेशा 5 साल के बाद में परिवर्तन हो रहा है। अच्छा, हाँ, और ये तमाम परिस्थिति को ध्यान में और रखने MP के में? बाद ये तमाम परिस्थिति, क्योंकि लोकसभा के चुनाव में मैं MP मानता और हूं, छत्तीसगढ़ में, और गुजरात में भी आप देखिएगा, जहां जिस गुजरात की वहां बात जवाब है, नहीं देंगे अशोक जी? गुजरात में भी आप देखिएगा। MP और छत्तीसगढ़ पर जवाब नहीं देंगे आप? नहीं, देखिए, छत्तीसगढ़ के अंदर जो हुआ उसमें कांग्रेस का वोट बड़ा है, कांग्रेस की सीटें बड़ी है। चलिए, और गुजरात के अंदर भी आप देखेंगे, आज ही समाचार ये है कि 15% बस के भाड़े बढ़ा दिए गए। वेट सबसे ज्यादा गुजरात के अंदर हो रहा है। गुजरात में बेरोजगारी बढ़ रही है। जगदीश जी, आप किस बात का जवाब देना चाहेंगे? देखिए, मैं फिर से पूरे देश के सिनेरियो की बात आपके जरिए देश के समक्ष रखना चाहूँगा कि कांग्रेस 1998 के अंदर जैसे उसको देश ने पटका था, उससे भी बुरी तरह से 2014 के चुनाव के अंदर देश कांग्रेस को पटक देगा। तर्क ये है कि उत्तर प्रदेश, मैंने पहले भी बताया, उत्तर प्रदेश में उनकी स्थिति बिल्कुल नाजुक है। 4 स्टेट की जो इफेक्ट है वो उस स्टेट के अंदर तो रहेगी, और गुजरात का जो होम ग्राउंड है नरेंद्र मोदी का, वहाँ भी रहेगी, आसपास के राज्यों में भी रहेगी। बड़े बड़े स्टेट की बात करें, उनके पास 3 स्टेट उन्होंने हमारे पास से ले लिए, कर्नाटक, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। लेकिन हमारी स्थिति वहाँ आफ्टर नरेंद्र मोदी को PM पद के कैंडिडेट रखने के बाद अच्छी होगी। एक बात ये। दूसरी बात रही बंगाल की, तो बंगाल के अंदर तृणमूल कांग्रेस है। कांग्रेस वहाँ बिल्कुल एकदम खराब स्थिति के अंदर है। तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में भी उनकी स्थिति नाजुक है। आप कहाँ हैं? नहीं, मैं बता रहा हूँ, कांग्रेस की बात बता रहा हूँ। तमिलनाडु में उसकी स्थिति नाजुक है। एक रहा केरल, जो आंध्र प्रदेश था, वहां भी आंध्र प्रदेश के अंदर भी उनकी गलत नीति, तृणमूल वो तेलंगाना के मुद्दों पर उनकी गलत नीति उनको वहां भी पटक देगी। वहां भारतीय जनता पार्टी, इवन तेलुगु देशम पार्टी और विभिन्न पार्टियों का वहां अच्छा परफॉर्मेंस रहा। आसाम और केरल 2 स्टेट उनके पास कुछ है, वहां भी मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी इस बार आसाम के अंदर भी अच्छी परिस्थिति में आएगी, और केरल में भी हमारा अकाउंट नहीं खुला अभी तक, लेकिन इस बार अकाउंट खुलेगा। तो 2014 के अंदर, जहां 1998 जब अटल जी पहली बार वड़ा प्रधान बने थे, उस समय, और 1999 दूसरी बार बने थे, उस समय जो स्थिति, उससे भी खराब स्थिति उनकी होगी। रही बात बिलों की, तो 1947 के अंदर हम आजाद हुए।
तब जब हमने प्लानिंग कमीशन 50 के अंदर बनाया, तब 4-5 मुद्दों को लेके हमारे मेन एम थे कि हम गरीबी हटाएंगे, बेरोजगारी हटाएंगे, असमानता हटाएंगे, आर्थिक स्थिरता देंगे देश को। अब 66 साल के बाद ये लोग बोल रहे हैं कि हम आपको फूड सिक्योरिटी बिल देंगे। अरे भाई, 66 साल के अंदर करीबन 56 साल से आसपास आपको देश ने सुशासन देश का सौंपा था, क्यों ये परिस्थिति नहीं निपटी? रही बात कम्युनल बिल की, अरे भाई, देश को कौम के अंदर, जाति जाति के अंदर विभाजित करने की अंग्रेज फॉर्मूला आपने क्यों पूरे समय तक अपनाई? क्यों अब कम्युनल का बिल लाने की बात सोच रहे हो? तो ये सभी बातें जो है वो देश की प्रजा अब समझने वाली। देश 66 साल के बाद बिल्कुल पुख्त हो गया। ऐसे तो 25 साल के अंदर पुख्त हो जाता है, लेकिन अभी बिल्कुल पुख्त हो। गलत नीतियों और एक नरेंद्र मोदी का नेतृत्व है, इनकी गलतियों को देश के समक्ष उजागर करने को निकला है। वो बोल रहे कांग्रेस मुक्त भारत, ये बता रहे दिल्ली के अंदर कांग्रेस मुक्त दिल्ली हो गया, 8 सीट के अंदर निपट गए। मध्य प्रदेश, राजस्थान में तो हम हारे थे सोनी जी, हम हारे 5 साल पहले, लेकिन इतनी खराब स्थिति में नहीं हारे थे जैसे कांग्रेस हारी। मध्य प्रदेश का आपका दिग्विजय सिंह देश भर के अंदर सभी लीडरों के संदर्भ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नाम की जो देशभक्तों की संस्था है उसके संदर्भ में बातें करने निकले। क्या स्थिति हुई वहां पर? इस पर एक जवाब लेते हैं। तो पूरी स्थिति उनकी निपटने वाली है। 2014 के अंदर 1998, 1999 की स्थिति में वो आ जाने वाले। वाह, बहुत अच्छे पुलाव खाए आपने। हाँ जगदीश जी, सोचते रहो आप। चलिए यहाँ पर तथ्यों के आधार पर अशोक जी, हम भी तथ्यों के आधार पर आपके सामने पेश करते हैं। विष्णु जी, आप तथ्यों के आधार पर बात कीजिए। अब ये जो कॉन्फिडेंस है बीजेपी का कि अब तो हम, क्योंकि 4 राज्यों में हमने इतना अच्छा स्कोर कर लिया है, अब तो हम तमिलनाडु में भी स्कोर कर लेंगे, आंध्र में भी स्कोर कर लेंगे, केरल, असम में भी स्कोर कर लेंगे। हम कुछ निकालेंगे वहां, आशा रखते हैं। हम निकाल सीटें बढ़ने की उम्मीद कर रहे हैं ना। जैसे आंध्र के इतिहास के अंदर सोनी जी कभी नहीं हुई इतनी रैली, बड़ी रैली नरेंद्र मोदी की हुई है, तो कुछ ना कुछ मामला तो वहाँ होने वाला है। मदारी को देखने सब आते हैं, इसमें क्या है? आप ऐसी भाषा बोलते रहो, आप ऐसी अशोक जी को रोज बुलाते रहो, ऐसी भाषा बुलवाते रहो, तो देश उसको समझ के और से ज्यादा नरेंद्र मोदी की ओर आएंगे। देखिए, आप बड़ी रैली की बात करते हैं तो बड़ी रैलियां भूतकाल में बहुत लोगों की हो चुकी है, वो कोई मापदंड नहीं है। अरे भाई, शीला जी को कहना पड़ा कि बैठो बैठो, राहुल जी आ रहे, बैठो बैठो, राहुल जी आ रहे। ऐसे तो आपकी कितनी रैलियां। अच्छा अशोक जी, आप ये मानते हैं क्या रैली में कितने लोग जुट रहे हैं उससे वोटों पर असर पड़ता है? एटलीस्ट वो कहीं ना कहीं संकेत देता है कि वोट किसको मिलने वाले हैं? नहीं, देखिए, मैं ऐसा नहीं मानता। मैं ऐसा मानता हूं कि रैली में आजकल जिस प्रकार की राजनीति दिल्ली में तो बिल्कुल हमने वही देखा है। देखिए, पहले से ही सिग्नल मिलने शुरू हो गए थे। जिस तरह से 600 लोग जुट रहे थे राहुल गांधी के जो दक्षिण पूरी इलाके में जो हुआ था। नहीं, दिल्ली में रोहिणी में क्या हुआ, मैं आपसे कह रहा हूँ, रोहिणी के अंदर संघ परिवार और तमाम भारतीय जनता पार्टी ने तमाम शक्तियों को केंद्रित करके करोड़ों रुपए का खर्च करके रोहिणी की मीटिंग में बहुत कुछ प्रयत्न किए। जिस प्रकार से मुंबई में सब जगह पे इस समय हो रहा है, अरबों खरबों रुपया ब्लैक मनी लगाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की मीटिंगों में, और वो पैसों का इस्तेमाल करने के बाद भी रोहिणी के अंदर क्या परिणाम आया? वहाँ भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती है। दिल्ली में कांग्रेस की क्या स्थिति हुई? कांग्रेस राजस्थान में 16 मुस्लिम उम्मीदवार थे कांग्रेस की ओर से, 16 के 16 हार गए। ठीक है, वो संभव है। नहीं, इसमें मैसेज ये है कि जो अब तक आपका एक बहुत ही पारंपरिक वोट बैंक था वो आपके हाथ से निकल गया है। नहीं, देखिए, कहीं हो सकता है हमारी भूल हो, गलती हो, क्या है उसको सुधारेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी नीतियों से हट जाएंगे। चुनाव में पराजय और विजय ये एक बात है, लेकिन अपने सिद्धांतों पर चलना। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तो हमेशा अपने सिद्धांत बदले। जगदीश जी बात करेंगे, मैं विष्णु जी से राय ले लेते हैं। जो मैं आपसे सवाल कर रहा था कि ये जो कॉन्फिडेंस है इन नतीजों के बाद कि अब तो हम दक्षिण में भी अपना झंडा लहरा देंगे, असम में भी और केरल में भी झंडा लहरा देंगे, इस कॉन्फिडेंस पर आप क्या कहेंगे? सही है या अति उत्साह है? नहीं, देखो, मैं विष्णु जी से पहले मैं जवाब लेता हूँ, आपके पास भी आता हूँ। नहीं, मुझे लग रहा है कि इस बार का जो माहौल है, इस माहौल में आप कुछ भी आशा रख सकते हैं और कुछ भी निराशा रख सकते हैं। दोनों बातें। तो ये आशावाद बीजेपी का इस बार इसलिए भी पैदा हुआ कि जिस प्रकार मोदी ने एक करिश्मा तो दिखाया, ये मदारी वाली भीड़ नहीं है, ये मत सोचिए ऐसा। लोग आते हैं अपनी बात को उसका प्रतिसाद सुनने के लिए,
ऐसे ही ये महंगाई की बात है, आतंकवाद की बात, इसलिए आते हैं। केवल कोई जुट कर कोई पैसे देकर ये आते हैं, ये बात अब पुरानी हो गई। मीडिया वाले भी बता रहे हैं कि कितने लोग आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं। अब नहीं, ये आप इतने बड़े फ्रस्ट्रेटेड मत होइए। कांग्रेस को भी कुछ सीटें मिलेगी देश में, लेकिन इसके कारण ये नहीं कहना चाहिए कि ये भीड़ कोई भी कर सकता है। इंदिरा जी की भीड़ बहुत होती थी, और तो वो तब हम नहीं कहते थे कि वो मदारी थी। इंदिरा जी की भीड़ में लोग खुद आते थे। 2000 आप एक्सट्रीम मत बनिए। किसी की भी भीड़ में कोई ना कोई एक करिश्मा होता है, कोई अंतर का पट। 1999 में सोनिया गांधी की रैली में बहुत भीड़ हुआ करती थी। जब विदेशी मूल का मुद्दा था, भीड़ बहुत हुआ करती थी। हाँ, भीड़ तो अभी भी होती है। हाँ। लोग चलिए आते हैं, बिल्कुल, जाते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद हम समझेंगे कि जो गठबंधन बनेंगे इन चुनावों में, उसमें अलग अलग पार्टियों का क्या रुख है, क्या वो कह रहे हैं। एक ब्रेक के बाद समझते हैं। क्या कहते हैं आपके सितारे, कैसा रहेगा आपका दिन, कौन सा रंग है आपके लिए शुभ, कौन सा नंबर रहेगा लकी, क्या करें क्या नहीं, जानने के लिए देखिए जानो किस्मत। देखिए जानो किस्मत हर रोज सुबह 8:30 बजे सिर्फ जानो दुनिया पर। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। आज फ्रंट पेज में हम 2013 के आईने से 2014 को देखने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल 2014 की स्थिति पूरी तरह साफ नजर नहीं आ रही है कि कौन सा दल किससे समझौता करेगा, लेकिन कुछ पार्टियों ने अपनी स्थिति साफ कर दी है। जैसे कि लालू प्रसाद यादव की आरजेडी ने कांग्रेस के साथ जाने का फैसला लिया है, तो कांग्रेस ने भी लालू प्रसाद यादव और रामविलास पासवान का साथ करने की सोची है। इससे बिहार में जेडीयू की राजनीति कुछ गड़बड़ाती नजर आ रही है। मोदी के नाम पर एनडीए से दूरी बनाने वाले नीतीश अब दोराहे पर नजर आ रहे हैं। कांग्रेस ने उनसे ज्यादा भरोसा उनके विरोधियों पर जता दिया है। अब जेडीयू के सामने समस्या खड़ी नजर आ रही है। अब जेडीयू के पास तीसरे मोर्चे का राग अलापने के अलावा कोई चारा नजर नहीं आ रहा, लेकिन तीसरा मोर्चा भी धरातल पर मजबूती पाता दिखाई नहीं दे रहा। मुलायम और मायावती बार बार सांप्रदायिक ताकतों को रोकने का नाम लेती रही है, पर कांग्रेस के समर्थन की बात भी दोहराते रहते हैं। लेकिन ये दिलचस्प बात है कि दोनों ही दल बीजेपी पर सीधा हमला करने से बच रहे हैं। लेकिन 3 दलों तक सिमट चुके एनडीए को अपना कुनबा भी चुनाव के पहले बढ़ता नजर नहीं आ रहा, लेकिन हो सकता है कि चुनाव के बाद कुछ दल जरूर एनडीए का रुख कर ले। उसमें करुणानिधि सबसे आगे नजर आ रहे हैं। चुनाव नजदीक आते ही करुणानिधि को मोदी पसंद आने लगे हैं, लेकिन मोदी की समर्थक मानी जा रही जयललिता ने तमिलनाडु से पीएम की बात कहकर बीजेपी को सख्ते में ला दिया है। मोदी जब तीसरी बार सीएम पद की शपथ ले रहे थे तो जयललिता उस समारोह में शामिल हुई। वहीं बात करें पश्चिम बंगाल की, तो वामदल तो एनडीए का समर्थन करने से रहे, लेकिन ममता दीदी जरूर एनडीए के साथ एक और पारी खेल सकती है। ममता ने यूपीए से नाता महंगाई जैसे मसले पर तोड़ा था, लेकिन कई दल चुनाव के बाद जरूर मौका देखकर फैसला ले सकते हैं। सबसे पहले अगर बिहार की बात करते हैं, बिहार की अगर बात करें अशोक जी, एक बात जो बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी जाती है, बार बार राहुल गांधी भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते हैं। अध्यादेश जो आया था, दागियों को लेकर जो अध्यादेश था उसको फाड़ने की बात करते हैं, लेकिन लालू यादव जिनको कोर्ट ने दोषी माना, भ्रष्टाचार में वो लिप्त पाए गए, उनके साथ आप जाने को तैयार हैं बिहार में। देखिए ऐसा ये दोहरा चेहरा नहीं लगता कि जनता कैसे भरोसा करे फिर आप पर? देखिए बिहार में जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति को ध्यान में रख के कांग्रेस को भी अपने साथियों को ढूंढना है। यानी किसी भी तरह हमें सत्ता तक पहुंचना है, वहां पर फिर अब इस विचारधारा का और इस नीति का कोई मतलब नहीं है, इस नैतिकता का मतलब नहीं कि अगर हम दागियों के खिलाफ खड़े हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े हैं, लेकिन हम भ्रष्टाचारियों से और दागियों से हाथ मिलाकर सरकार बनाने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए भ्रष्टाचार के आक्षेप में कौन बाकी बचा है? आक्षेप नहीं है अशोक जी, देखिए उनको कोर्ट ने माना है, सजा हुई उनको, अभी आगे भी वो अपील की हुई है, आपको ख्याल होगा, लेकिन अभी तक कोई क्लीन चिट किसी ने नहीं दिया है। तो मानेंगे तो वही ना जो आखिरी फैसला है कोर्ट की ओर से। नहीं, वो तो जब तक अभी सुप्रीम कोर्ट अपना फाइनल जजमेंट नहीं देती है उनके मुद्दे पर, हम बोल नहीं सकते, कह नहीं सकते। ऐसे तो हम गुजरात के अंदर भी कह सकते हैं कि कैग ने अपनी रिपोर्ट में, मतलब ये है कि हायर कोर्ट ने उनको दोषी मान लिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जब तक उनको क्लीन चिट नहीं देगी, आपके लिए वो एकदम पाक और साफ है। नहीं, पाक और साफ का सवाल नहीं, सवाल ये कानून की प्रक्रिया तो पूरी होनी चाहिए।
कानून की प्रक्रिया अभी बाकी है, वो जब तक पूरी नहीं होती है तब तक राजनीतिक संतुलन को ध्यान में रखते हुए बिहार के अंदर लालू प्रसाद जी हमेशा यूपीए के बहुत मजबूत साथी रहे हैं पहले से ही। और जिस प्रकार से रेलवे उन्होंने चलाई 9 साल तक लगातार, एक भी नया पैसा किराया उन्होंने नहीं बढ़ाया है। सांप्रदायिक परिबलों के सामने मजबूती से हिमालय की तरह हमेशा वो खड़े रहे हैं और उनका डटकर मुकाबला किया है। उन्होंने नहीं और बढ़ाया, आज लेकिन पवन बंसल ने आते करीबन 3-4 बार ऐसे दाम बढ़ा दिए कि आज की डेट में पिछले अगर 2-3 साल में देखें तो 30 से 40% बढ़ गए होंगे। नहीं, और आज अगर देश को सबसे ज्यादा जरूरत है, आवश्यकता है, तो धर्मनिरपेक्षता की रक्षा की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। ऐसे में लालू प्रसाद जी जैसे सैनिक सब एकत्रित होते हैं तो स्वागत योग्य है। चलिए विष्णु जी, आप कुछ कहेंगे इस पर? आपको लगता है कि कहीं ना कहीं डबल फेस दिखाई देता है? आप दागियों के खिलाफ भी बात करते हैं लेकिन लालू यादव के साथ भी खड़े हैं आप। नहीं, देखिए ये जो समझौता होता है पॉलिटिकल, उसमें इस बार भी वोट बैंक तो रहेगी केंद्र में, और जब वोट बैंक रहती है तो किसी न किसी प्रकार का काला कौवा भी हमारे साथ रह सकता है, तो सफ़ेद हो जाता है हंस। ये बात सभी तरह हो सकती है। लालू प्रसाद यादव और बिन सांप्रदायिकता और घोटाला, ये तीन का इतना कंट्रास्ट है कि हमारे यहाँ ये बिन सांप्रदायिकता की बात जब आती है तो पूरे देश में पहले से आज तक किसी न किसी प्रकार बीजेपी को अलग करना है तो लगाओ ये मोहर कि ये बिन सांप्रदायिकता के कारण हमें साथ जुटना है और इसको खिलाफ हराना है। लेकिन इस बार मेरे ख्याल से जो सामान्य मुस्लिम है, जो बिन सांप्रदायिकता के नाम का शिकार हुआ है, वो भी समझने लग गया है कि ये कांग्रेस ने और बाकी कुछ दलों ने हमारा शिकार ही किया है, हमारा कोई कल्याण नहीं किया। अब ये बात धीरे धीरे जो जा रही है तो ये लगता है कि सचमुच में आने वाले दिनों में सही मामलों में मुस्लिम सोच और बिन सांप्रदायिक सोच, इसमें भी काफ़ी बदलाव आएगा। नहीं, अच्छा, ये अगर खुद मोदी साहब बदल रहे हो, अपने आप को बीजेपी भी बदल रही हो तो स्वागत योग्य है। सही बात है, यस। और मैं तो ऐसा मानता हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी भी अपना सांप्रदायिक मुखौटा उतार के अपनी नीतियों को छोड़ के हिंदू और मुसलमान का विभाजन करके देश की राजनीति का जो संचालन कर रहे हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी भी सांप्रदायिकता की अपनी नीति को छोड़ती है और संघ परिवार से अपना पीछा छुड़ाती है तो आने वाले समय के अंदर ये भी हो सकता है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी मिलकर देश को चलाए। ऐसी परिस्थिति का निर्माण भी हो सकता है, परंतु ये स्वागत योग्य है कि जिस प्रकार से आपके सामने कौन खड़ी होगी? आम आदमी पार्टी? नहीं, देखिए, आम आदमी पार्टी तो सबके सामने है, वो खुद भी, क्योंकि राजनीति में एक तो विपक्ष भी चाहिए खुद ना। के सामने खुद के सामने आम पार्टी है। केजरीवाल के सामने आम पार्टी आके खड़ी हो गई। आज आम आदमी पूछ रहे हैं तुम सरकार क्यों नहीं बना रहे हो? चलिए, बिल्कुल। यहाँ पर जगदीश जी कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, एक मिनट में आपको ये बता दूं, आपने जब बात करी तो येदुरप्पा, जिनको भ्रष्टाचार के नाम से निकाला गया, आज मोदी साहब उनको गले लगा रहे हैं। चौटाला हरियाणा के अंदर जो शिक्षकों की भर्ती में जिन भ्रष्टाचार किया उनको गले लगा रहे हैं। तो आप ये बात कहना छोड़ दीजिए लालू प्रसाद जी की बात। हाँ, चलिए, यहाँ पर जगदीश जी आपकी बात को कुछ जवाब देना चाहते देखो, जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी के सामने वाले खेमे के लोग की बात है तो उनको वर्षों से बिन सांप्रदायिकता के नाम पर इकट्ठा करने का प्रयास किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का बेसिक जो 3-4 बात जो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनसंघ के उद्भव के समय की है, जो उसमें एक बात 370 की कलम वो दूर होनी चाहिए, ये बात रही है। दूसरा हमारा जो स्लोगन रहा है अपीजमेंट टू नन जस्टिस टू ऑल, यानी तुष्टीकरण की राजनीति हम करना नहीं चाहते। गुजरात के अंदर मोदी जी ने सद्भावना उपवास प्रारंभ करके उसी दिन से एक सोच देश के समक्ष रखी है, सबका साथ सबका विकास। हम वोट बैंक की राजनीति को तोड़ना चाहते हैं। वोट बैंक की राजनीति ने देश का भला कतई नहीं किया, गुजरात का भला कतई नहीं किया, और मुस्लिम समुदाय भी ये सोच रहे। जैसे बिहार की बात कर रहे थे, वहां बिहार में भी लालू प्रसाद, सुनिए, बिहार के अंदर भी लालू प्रसाद यादव और रामविलास पासवान ने समय समय पर यही बात चलाई। मोदी जी को आने से रोकने में नीतीश जी ने भी यही बात चलाई, लेकिन सब जगह का मुस्लिम समुदाय सोच रहा है। आपके पास क्या ये ऑप्शन खुला है कि अगर जरूरी हुआ तो फिर से जेडीयू को साथ लाने की कोशिश करेंगे? अरे, भारतीय जनता पार्टी, मैंने बोला कि हम पिछले 5 चुनाव के दौरान 315 के अधिक स्थान पर जीते। कमल हमारा खिला है, कमल हमारा खिला है, तो 272 तक हम हमारे हमारे बलबूते पर पहुंचेंगे, ऐसी हमको आशा है। और बाद में आने वाले चुनाव के नतीजों के बाद देखा जाएगा। कांग्रेस ने साफ कर दिया कि वो एलजेपी और आरजेडी के साथ ही बिहार में रहेगी। क्या आपके लिए ऑप्शन खुला है कि अगर जरूरी हुआ आपको तो 400 सीट मिलेगी, जेडीयू को वापस से शामिल करने की कोशिश? देखिए, बिहार के अंदर तीनों दल जो वो नाजुक स्थिति के अंदर है।
बिहार के अंदर सबसे बड़ा दबदबा भारतीय और जेडीयू का खाली है। बीजेपी फल फूल रही है और सब नहीं, कमजोर हो रहे हैं। बीजेपी और जेडीयू का ही दबदबा है, और आने वाले दिनों के अंदर नीतीश ने साथ छोड़ा तो बीजेपी का दबदबा रहेगा। तो तीनों जो पार्टी नाजुक स्थिति में वो अपनी संख्या बढ़ाने के लिए एकजुट हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए, और अगर हम साउथ की बात करें, साउथ में डीएमके ने जिस तरह सिग्नल दिए हैं, साफ कर दिया कांग्रेस के साथ तो नहीं है, डीएमके आपका एक पार्टनर हो सकता है फिर से दोबारा। तो जयललिता भाग जाएगी। 2014 के ऐसा भी नहीं है ना, नतीजे क्योंकि जून के अंदर यूपी सोनी जी से- आएंगे, उसके बाद में क्या दुविधा तो होता है ये वो है। देखेंगे। नहीं। अभी तो हम 272 जीतने की उम्मीद के साथ मैदान में उतरे। नहीं, 372 वो अगर हो जाए तो फिर 400 आपको मिली थी राजीव गांधी के दौरान, 400 भी मिल जाए। राजस्थान के अंदर आपकी क्या स्थिति हुई अशोक भाई? ये मोदी जी का अंदरकरण देखो कहां से कहां हमको लेके गया। हमने भी नहीं सोचा, हम भी ऐसे सोच रहे कि 115 के आसपास हम आएंगे। क्या स्थिति हुई? तो सब कुछ हो सकता है देश में, माहौल जब चलता है तो सब कुछ हो सकता है। परिवर्तन की लहर सब चली है, तो ये भी हो सकता है। जी जी विष्णु जी, क्या यह संभावना भी दिखाई देती है, क्योंकि डीएमके ने क्लियर कर दिया वो कांग्रेस के साथ नहीं जाएगी। जयललिता और नरेंद्र मोदी के संबंध अच्छे हैं, हालांकि उन्होंने वहां से एक पीएम की बात जरूर की है। आपको लगता है यह संभावना भी है कि डीएमके और जयललिता दोनों साथ दे दे, जैसे हमने यूपी से देखा कि मायावती और मुलायम दोनों यूपीओ को समर्थन देते हैं, वैसा तमिलनाडु में एनडीए के लिए हो सकता है? तमिलनाडु में जो द्रविड़ राजनीति है उसको यदि हम देखें तो ये दोनों पार्टी डीएमके और एआईएडीएमके एक साथ नहीं रह सकती। या वैसे तो करुणानिधि और लोकतंत्र का ज़्यादा असर रहा है लेकिन इमरजेंसी सत्ता में के बार-बार दौरान। जैसे हम दिल्ली में अब देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अगर साथ हो सकती है, कांग्रेस और आम आदमी साथ हो सकती है, हाँ। लेकिन दो डीएमके नहीं हो सकते। कारण मैं बताऊं, कारण ये है कि करुणानिधि का जो रोल है वो कंप्लीटली डेमोक्रेटिक है। आपको आश्चर्य लगेगा, लेकिन 75-76 में केवल 2 ही स्टेट थे, गुजरात और तमिलनाडु। वो दोनों एंटी इमरजेंसी और एंटी इंदिरा लड़ाई लड़ रहे थे। तो इस प्रकार अब जयललिता ने ऐसा नहीं कहा है कि हम अलग होंगे बीजेपी से। हो सकता है कि बीजेपी की साथ भी रहे, और ये भाई भावसार नहीं मानेंगे या तो उसको आश्चर्य लगेगा, लेकिन ये भी हो सकता है कि एनडीए जयललिता का प्रधानमंत्री बनाए। हो सकता है ये, इस बार कुछ भी असंभव नहीं है। किसी भी तरह सत्ता तक पहुंचना है, फिर चाहे वो फिर पीएम पद किसी को भी मिले। पीएम पद कोई पीएम के लिए बीजेपी किसी और को भी रख सकती है। नहीं, हमारी बात तो बहुत स्पष्ट है सोनी जी, अशोक जी, विष्णु भाई। 15 अगस्त 2014 को भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार श्री नरेंद्र मोदी लाल किले पर से तिरंगा फहराएंगे। नकली किले से असली किले तक। हमने तो विधानसभा के चुनाव के दौरान भी किया था। बीजेपी उस खुद समय हम स्वयं नाम नहीं लेते थे क्योंकि जय हो। पीएम पद का क्लियर नहीं हुआ था। मुंगेरी लाल इस की बार जय हो। क्लियर है। मैच्योर पार्टी है मुंगेरी लाल की जय कि हो। वो एक के बजाय दूसरा, और स्वयं नरेंद्र मोदी उनका नाम कर सकते हैं, वो भी हो सकता है। इस देश में इस राजनीति में ऐसा मत मानना कि ये नहीं हो सकता। कुछ भी फाइनल बीजेपी को नहीं है। एंटी कांग्रेस जो हम एक रूल चलाना है तो बहुत कुछ करना होगा, और हो देखिए, सकता है। चलिए, बहुत संक्षिप्त में जब पीएम पद की बात आ रही है, अशोक जी आपसे समझना चाहूंगा, 17 जनवरी को कांग्रेस अपने पीएम पद के उम्मीदवार का नाम की घोषणा करने वाली है। इसकी जरूरत क्यों महसूस हुई? आप तो बार बार कहते रहे कि कांग्रेस तो कभी अनाउंस करती नहीं है, हम तो इस बात में भरोसा नहीं रखते कि पहले से ऐलान किया जाए। और ये बताइए कि कौन होगा? देखिए, ऐसा है कि 16 जनवरी को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग है, और 17 जनवरी को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के पूरे देश के प्रतिनिधि इकट्ठा होने वाले हैं। सीधे जवाब पर आइए ना, और वो तो पता है हमें। नहीं, वो आपको पता है, लेकिन हम बता रहे हैं कि उसके अंदर ये तमाम चर्चाएं होगी, और प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा ये ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की इस प्रतिनिधि के सम्मेलन के बाद ही तय किया जा सके। नहीं, आपका मानना क्या है? जो जिस तरह से राहुल गांधी, इरादा तो होगा यार। हमारा इरादा ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की मीटिंग में तय होगा। नहीं, राहुल गांधी के अलावा कोई हो सकता है? हो सकता है। प्रियंका गांधी को ला रहे हैं क्या? नहीं, अब ये कहना मुश्किल है, कोई भी हो सकता है, कोई भी निश्चित अभी ये उम्मीदवार। गांधी परिवार से बाहर तो आप सोचेंगे नहीं। बिल्कुल हुआ है, भूतकाल में हुआ है। प्रियंका गांधी हो सकती है। भूतकाल के अंदर हुआ है। ये कुछ नया सरप्राइजिंग वहां से ये निकल सकता है। देखिए, नरसिम्हा राव जी भी कांग्रेस के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी भी कांग्रेस के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। हाँ। इस लेकिन बाद में कैसे पूरा कांग्रेस का जितने भी वरिष्ठ लोग थे, कैसे सोनिया गांधी के पास आए थे कि वापस से हमें गांधी परिवार से कोई हाँ, तो चाहिए, आए। वो भी देश भूला नहीं ये है। ऐतिहासिक- खैर,
एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, क्योंकि एक बड़ा मुद्दा ये है जो अभी तक डिस्कस नहीं हुआ। इस बार एक और सरप्राइजिंग चीज जो देखने को मिलेगी वो आम आदमी पार्टी होगी कि वो लोकसभा चुनाव में कैसे स्कोर करती है, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या तीसरा मोर्चा और चौथा मोर्चा, इस पर भी हम बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। बिजनेस में घाटा, रिश्तों में दरार या फिर नौकरी में परेशानी, जितनी समस्याएं उतने ही उपाय होंगे रूबरू। वास्तु विशेषज्ञ धीरेन शाह अपनी समस्याओं के निवारण के लिए कॉल करें हर शनिवार रात 9:30 बजे। फोन नंबर 07932455285 या फिर 07929701383। देखिए जानो वास्तु शास्त्र सिर्फ जानो दुनिया पर। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कि 2014 में के लोकसभा चुनाव की तस्वीर किस तरह से होगी, और इसी पर एक सवाल मेरा अशोक जी आपसे ये है, जैसे कि हम पहले ही ब्रेक के पहले ही बात कर रहे थे कि 17 तारीख को कांग्रेस की ओर से पीएम पार्टी के उम्मीदवार का ऐलान किया जाएगा, क्या प्रियंका गांधी की संभावना उसमें हो सकती है? इसके ये सवाल पूछने की वजह इसलिए है क्योंकि राहुल गांधी का स्कोर अब तक जो रहा है, परफॉर्मेंस जो रहा है, बहुत निराशाजनक रहा है, ये आप भी जानते हैं, भले आप नहीं मानेंगे इस बात को। दूसरी बात, जब सोनिया गांधी राजनीति में आई थी तब भी हालात लगभग ऐसे ही थे, कांग्रेस बहुत बुरी तरह से उसका प्रदर्शन चल रहा था। सोनिया गांधी ने कहा कि मैं कभी भी राजनीति में नहीं आना चाहती थी, लेकिन जिस परिवार ने इतना कुछ दिया, जिस पार्टी ने इतना कुछ दिया, उसको बचाने के लिए आज मुझे आना पड़ रहा है। क्या यही बात फिर से दोहराई जाएगी और इस बार प्रियंका गांधी कहेंगी कि राजनीति में आना तो नहीं था, लेकिन अब राजनीति में कांग्रेस का जिस तरह से बुरा हाल हो रहा है, बेहतर है इसको बचाने के लिए मैं आ जाऊं? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस का बुरा हाल हो रहा है, ये आपकी एक मानसिक उपज है। मानसिक उपज नहीं है, देखिए ये ईवीएम के अंदर से निकला, आप इतनी जल्दी भूल रहे हैं। नहीं, महीने पहले 4-0 से आप हार रहे हैं और आप कह रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। इसके पहले 3 आपके सारे सहयोगी मैंने आपको बताया, एसपी, बीएसपी, नहीं 100 एनसीपी, सब आपको आंख दिखा रहे हैं। नहीं, देखिए 100% अच्छा कहाँ हो रहा है? 100% इसके पहले 3 राज्यों के अंदर तीनों के तीनों पहले राज्यों नहीं, में कांग्रेस आज की आई। बात कीजिए। नहीं, देखिए अभी 1 साल पहले की बात थी। आप जब ये कहते हैं कांग्रेस बहुत अच्छा कर रही है तो क्या देख के कह रहे हैं? नहीं, कांग्रेस एक बात बताइए आप, खाली एक बात। नहीं, जो भी इस समय जैसे लोकपाल का बिल बनाया गया, बिल इसके बहुत पहले बन रहे हैं, नहीं देखिए, जनता आपको आज मान रही है, पसंद कर रही है, और कांग्रेस डूबता हुआ जहाज आपको नहीं लग रहा है, इसकी एक वजह बताइए मुझे, वो आपके पास नहीं है। नहीं, कांग्रेस का डूबता हुआ जहाज आप कैसे कह सकते हैं? सारे साथी छोड़ के जा रहे हैं आपको। आज 12 राज्यों में सारे साथी छोड़ के जा रहे हैं आपको। कौन छोड़ के जा रहा है? डीएमके ने मना कर दिया, एनसीपी कह रहा है कि नेतृत्व कमजोर है। एनसीपी साथ में है, वो बहुत मजबूत घटक है, नए साथी आ रहे हैं। मैं तो आपसे ये कहूंगा कि उल्टा एनडीए को लोग छोड़ के चले गए हैं, एनडीए के साथ कोई आने को तैयार नहीं है। और ये बात एनडीए को चलाने वाले यानी भारतीय जनता पार्टी का संचालन करने वाले नागपुर के वरिष्ठ नेता इस बात को समझते हैं, इसलिए लाल कृष्ण आडवाणी जी को भी रिजर्व में रखा हुआ है। अगर चुनाव के बाद में रिजर्व में रखा है, प्रधानमंत्री पद के लिए रिजर्व में वो है। आप देखिएगा, समय आएगा और जब जिस समय से पूरे देश की तमाम राजनीतिक दल नरेंद्र मोदी जी की छवि कितनी भी आप अच्छी कर लो, कितने भी धूप चंदन चढ़ा दो, लेकिन जो गोधरा का दाग है वो मिटने वाला नहीं है जब तक वो माफी नहीं मांगेंगे। आज तक उन्होंने कभी भी इस बारे में माफी नहीं मांगी है। तो ऐसे समय पर आडवाणी जी जो हैं वो बचाव में आएंगे। और मैं ऐसा मान रहा हूं कि अगर एनडीए को सत्ता बनानी होगी तो मोदी साहब के माध्यम से एनडीए कभी सत्ता पर नहीं आएगी, आडवाणी को लाना ही पड़ेगा। वो भी देख लेंगे। विष्णु जी, आपसे मैं जानना चाह रहा हूं कि इस हर बार हम देखते हैं एटलीस्ट पिछले 2 चुनाव से तीसरे मोर्चे को लेकर सुगबुगाहट तेज होती है, लेकिन इस बार की सुगबुगाहट क्या पिछले बार की कोशिशों से ज्यादा स्ट्रांग हो सकती है? इसकी वजह यह है क्योंकि दिल्ली में जिस तरह से कांग्रेस आम आदमी पार्टी के सामने बिल्कुल हारी है, ये कहीं ना कहीं जो सत्ता पक्ष में बैठी है उस पार्टी के खिलाफ एक गुस्सा था लोगों का, जो आम आदमी पार्टी को फायदा मिला। क्या ये चीज लोकसभा चुनाव में जहां पर बीजेपी की सरकार है, बीजेपी के खिलाफ लोग क्या आम आदमी पार्टी को वोट देंगे? और अगर ऐसा होता है तब आपको ये तस्वीर बनती हुई दिखती है कि आम आदमी पार्टी प्लस तीसरा मोर्चा? नहीं, तीसरा मोर्चा हो सकता है, लेकिन इस बार का तीसरा मोर्चा कांग्रेस से कुछ अलग हुए लोग, बीजेपी से कुछ अलग हुए लोग, ये सब करेंगे।
लेकिन ये तीसरा मोर्चा हमारे यहाँ बड़े मजाक में अच्छा शब्द नहीं है, लेकिन थर्ड फ्रंट को थर्ड क्लास फ्रंट कहते हैं, क्योंकि उसका कोई मायना ही नहीं रहता। ठीक है, केंद्र सरकार बनाते हैं, इस गठबंधन होना चाहिए। इस बार इसलिए इस पे थोड़ा सा भरोसा या फिर इसकी संभावना ज्यादा लग रही है क्योंकि आम आदमी पार्टी अगर बेटर स्कोर करती है, अच्छा स्कोर कर लेती है लोकसभा चुनाव में, तब फिर तीसरे मोर्चे को लेकर कहीं ना कहीं वो ज्यादा इजीली उनके साथ एसोसिएट होगी, ना कि कांग्रेस और बीजेपी के साथ। अब देखिए आम आदमी कैसे आई, अन्ना के हिसाब से आई, अन्ना के खभे पर बंदूक चलाई उसने आई, अन्ना के आंदोलन के कारण आई। केजरीवाल का कोई इसमें हिस्सा बड़ा नहीं है। जो हुआ था वो केवल अन्ना और बाद में दामिनी प्रकरण, ये दोनों युवा जो था वो निर्भया प्रकरण, इसके कारण हुआ है। अब मिल तो गई, लेकिन अब क्या करेंगे? आज तक में 10-15 दिन में तो लोगों को पता चल गया कि ये आप तो केवल ये कागज की नौका है, ये कुछ चल नहीं पाती ज्यादा। तो ये अन्य प्रदेशों में आपका किसी भी प्रकार आम सामान्य आदमी से समर्थन मिलना असंभव है। बिल्कुल। और एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर है, वो है नोटा। राइट टू रिजेक्ट अगर नहीं होता तो मैं आपको बताऊं, क्योंकि अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की, तो प्रदेश की 90 में से 35 सीटों पर भाजपा, कांग्रेस और बसपा के बाद सबसे ज्यादा वोट जो मिले थे वो नोटा को मिले। और इनमें से 4 सीटें ऐसी थी जहां हार और जीत का अंतर जितना बड़ा था उससे ज्यादा सीट नोटा को मिली। क्या नोटा लोकसभा चुनाव में तस्वीर को शायद थोड़ा सा अलग करके दिखाएगा? क्योंकि हम जो प्रेडिक्ट कर रहे हैं वो माइनस नोटा कर रहे हैं, पिछले के आंकड़ों को देख रहे हैं। इस बार नोटा भी और आम आदमी पार्टी भी है। विष्णु जी, ये नोटा थोड़ा बहुत असर कर सकता है, लेकिन उसका असर इतना नहीं ज़्यादा होगा कि किसी ज़्यादा सीटें निकल जाए या उस पर ज़्यादा प्रभाव हो। लेकिन आम आदमी के बारे में मेरे पुनः एक बार कहना है कि वो अपने आप को एक पवित्र गाय होली को समझते हैं। बाकी सब अपवित्र है, बाकी सब भ्रष्ट है, केवल हम ही हैं, और सभी को गाली देना और फिर उनका समर्थन लेना, इस प्रकार की नौटंकी इस देश में नहीं हो सकती। ये जयप्रकाश नारायण नहीं है, ये केजरीवाल है कि जिसके आगे पीछे कितने फंडिंग की और बाकी सब मामले भी हैं। उनके साथ जो हुए उनमें सब किसी ने छेड़छाड़ की, किसी ने ये किया, ऐसे भी आम आदमी है उनके साथ। तो इस प्रकार यानी ये पॉलिटिकल पार्टी की जो मैच्योरिटी होनी चाहिए लोकतंत्र में की, ये तो नहीं है केवल गालियां देते हैं, केवल ये कहते हैं कि ये नहीं बीजेपी खराब है, कांग्रेस खराब है, ये खराब है, लेकिन आप क्या हैं? ये प्रश्न अब धीरे धीरे लोग पूछने लगे हैं। तो ये ज़्यादा तीसरे मोर्चे में भी आपका फैक्टर कुछ ज़्यादा असरकारक हो सकता है, ऐसा मानना मुश्किल है। जगदीश जी इस पर कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, आपने जो नोटा की बात की, तो मैं आपके जरिए पूरे देशवासियों को एक बात कहना चाहता हूँ कि भारतीय लोकतांत्रिक देश है, उसमें उम्मीदवार जो चुनाव के अंदर आते हैं उसमें से प्लस माइनस देख के सभी लोगों ने किसी न किसी के फेवर में वोट करना चाहिए। इस दिशा में जाना वो लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। इसमें दिक्कत क्या? अगर आपने जो 2 लोग खड़े किए हैं दोनों पसंद नहीं है, नहीं, फिर भी कुछ कोई 100% चोर होता है, कोई 60% चोर है, लेकिन हमको वोट देने का जो अधिकार मिलता है वो अधिकार का हम देश के अंदर लोकतंत्र को बचाने के बनाने के अंदर क्यों हम इसकी जिम्मेदारी तो राजनीतिक पार्टियों पर है कि वो दागियों को टिकट क्यों देते हैं। अब वो उनको सोचना है कि कौन इसमें से कोई इंडिपेंडेंट भी होता है कि वो कमजोर है। नहीं, ये एक लोकतांत्रिक अधिकार है, इसको आप कम करके ना आके आप किसी दागी को टिकट देके खड़ा करते हो और कहते हैं कि अरे लेकिन आप रिजेक्ट कर दो, कोई अपक्ष उम्मीदवार है, लेकिन वोट का इस्तेमाल करो। यही बात मुझे आपके जरिए कहनी है। अगर दोनों दागी खड़े तो कहीं नोटा ही तो रास्ता बचता है, कोई और भी तो होता है ना। चलिए अशोक जी, आप इस पर क्या कहेंगे? नहीं, मैं कहूँगा कि ये एक शुद्ध और पवित्र अधिकार है नागरिक का, और अगर ये गेम चेंज करेगा कुछ 2014 में? नहीं, कुछ असर जरूर डालेगा, पर गेम चेंज नहीं करेगा। आमतौर पर इतने लंबे लोकतंत्र की प्रक्रिया के बाद आम हिंदुस्तानी नागरिक वोट देने में विश्वास रखता है, वोट नहीं देने में नहीं मानता है। लोकतंत्र की जड़ें इस देश में बड़ी गहरी हैं और नोटा कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है। लेकिन जहाँ आप पार्टी का सवाल है, तो एक दिल्ली का फिनोमिना है जो शायद प्रतिबिंबित करता है पूरे राष्ट्र की रूपरेखा को। क्योंकि देखिए, जहां राजनीतिक दलों से लोग परेशान हैं, वहां पर इस दिशा की तरफ आम आदमी जाने की सोच सकता है। अब जैसे गुजरात का सवाल है, तो गुजरात के अंदर आप पार्टी प्रयत्न कर रही है आगे आने का। अभी कुछ दिन पहले समाचार था कि गुजरात सरकार ने
आप पार्टी को दबाने के लिए उस पर सीधा आईबी लगा दिया है, और कहाँ जा रहे हैं ये आप पार्टी वाले, कहाँ भाई बन रहे हैं, कौन उम्मीदवार है, ये सब अभी से देखना शुरू कर दिया है। तो ये आप पार्टी एक फिनोमिना है, इससे नॉट ए कांग्रेस ने पॉलिटिकल नहीं किया। नहीं, कांग्रेस ने अशोक जी दिल्ली में साथ लेके और जगह उपचुनाव लग चाहते गए। हैं सबको। कभी आईटी का नोटिस मिलता है केजरीवाल को, कभी कुछ मिलता है। देखिए केजरीवाल तो पहले से ही मिला था, आप पार्टी बनने के पहले से। चलिए एक आपसे बात ये जानना चाहेंगे, जगदीश जी ने कह दिया कि उनको तो 272 सीटें मिल रही हैं। आप बताइए कांग्रेस को कितनी सीटें आप मिलते हुए देख रहे हैं, आंकड़ों की बात करें। नहीं, देखिए मैं आंकड़े में जाना नहीं चाहता, आंकड़े का खेल तो भारतीय जनता पार्टी को मुबारक हो। नहीं देखिए, मैं मुंगेरी लाल वास्तविकता की के- धरातल पर बात मुंगेरी करते हैं, लाल के फिर सपने भी भी इनका मुबारक हो। नहीं, ये बात को आप लेकिन- टाल नहीं सकते, सुनिए, देख रहा है जो भाई देश। देखिए देश देख रहा है, वो देश के हमने भी देखा है, आपने भी देखा है, समय बताएगा। लेकिन मैं इतना जरूर मानता हूँ कि इसकी संभावना प्रबल है कि शायद, मैं निश्चित तौर पे नहीं कह सकता, पर संभावना प्रबल है कि यूपीए 3 की सरकार 2014 के बाद बन सकती है। अकेले कांग्रेस बहुमत लाएगी, इस आत्मविश्वास के अंदर मैं नहीं खेलना चाहता हूं। वास्तविक धरातल पर आकर यह कहूंगा कि आज भी इंडियन नेशनल कांग्रेस हिंदुस्तान की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक शक्ति है, और इसका प्रतिबिंब 2014 के चुनाव में आएगा। सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बन के कांग्रेस ही आएगी इस चुनाव के बाद में, और सरकार कौन बनाएगा ये उसके बाद की परिस्थिति तय करेगी। जी विष्णु जी, आप इस पर क्या कहेंगे? इनका जो भरोसा है सबसे बड़ी पार्टी अभी बनी रहेगी, आप कितनी सीटें मिलते हुए देख रहे हैं बीजेपी को और कांग्रेस को? नहीं, ये बात तो सही है कि सीटों का मामला तो दोनों पार्टियां अपने अपने ढंग से करेगी। जिस प्रकार के फैक्टर से बहुत से और ऐड होंगे, आने वाले दिनों में कुछ नई बातें भी हो सकती है। कुछ लोग आएंगे, कुछ जाएंगे, कुछ बैठेंगे, ये सभी को, और बाकी प्रश्न रहेंगे। ये 3 बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न हैं: आतंकवाद, महंगाई और विदेश नीति भी, और भ्रष्टाचार। ये चारों का लोगों के दिमाग में और दिल में किस प्रकार का प्रभाव रहता है, और वहाँ तक कम्युनिकेट कैसे कर सकते हैं कांग्रेस और बीजेपी। ये और सरकार किसकी बनते हुए देख रहे हैं आप? सबसे बड़ी बात है कि मोदी जिस प्रकार का फैक्टर बना है उसको आप नकार नहीं पाएंगे। और 2014 का जिस अभी तक का, आने वाले दिनों में कुछ और हो सकता है और फिर मैं बदल सकता हूँ, लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि एंटी कांग्रेस पूरा वेव है और उसका आधार पर राजनीति बनेगी। सरकार किसकी बनती हुई देख रहे हैं? नहीं, इसमें तो फिर एंटी कांग्रेस जो भी हो वो सब मिलकर कर सकते हैं ना। बीजेपी है, बाकी सब है, एआईडीएमके है, सभी लोग मिलकर। यूपीए को आता हुआ नहीं देख रहे कम से कम? यूपीए ऐसा समझना बहुत गंभीर है कि ये कैसे आएगी। और हो सकता है कि यूपीए की जिस प्रकार की 10 साल की जो कारकिर्दी है, खुद कांग्रेस के लोग भी वो समझते हैं। तो अब असंभव है, सिवा कि कोई बड़ा नेतृत्व चमत्कार आ जाए, लेकिन नेतृत्वहीन कांग्रेस आज सबसे बड़ा, आपने कहा कि वो टूटा हुआ जहाज भी नहीं रहा। ये हालत है, करुण हालत है। हमें अच्छा नहीं लगता, कांग्रेस जैसी ये बड़ी पार्टी को अच्छे ढंग से रहना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य है इस देश का, ये भी और कांग्रेस का भी। ये यानी प्रश्न यही है और इसका उत्तर भी यही है कि 2014 में कांग्रेस एटलीस्ट सत्ता ऊपर नहीं आ सकती। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। फिलहाल इस चर्चा को ये समेटेंगे, लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है, क्योंकि अगले जो कुछ महीने रहेंगे देश की राजनीति में कई नए सरप्राइज आपको मिलते हुए देखेंगे। सरप्राइज सिर्फ यही नहीं कि कौन किसके साथ खड़ा होगा, बल्कि इसके अलावा भी बहुत सारे सरप्राइज है जो आगे आने वाले वक्त में शायद राजनीति को अलग अलग दिशा दे सकते हैं। अभी तक ये लग रहा है कि शायद कांग्रेस को दिक्कतें होंगी, लेकिन सरप्राइज हर बार राजनीति में देखने को मिलते हैं। देखते हैं इस बार क्या होता है। सभी का शुक्रिया, नमस्कार।